हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 5 अगस्त 2021। तो आज देखेंगे करंट अफेयर्स की मैगजीन द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ पीआईबी में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर इंडस्ट्री के बारे में। हम कोर इंडस्ट्री के इस आर्टिकल को पढ़ें इससे पहले हम ये समझ लें कि वास्तव में आईआईपी क्या होता है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है। ठीक है, तो वास्तव में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नाम से ही समझ में आ रहा कि इंडस्ट्री में जो भी उत्पादन होता है उसको मेज़र करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत में जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने को होगी तो उससे संबंध में पूरी जानकारी एकत्र की जा सके। पहला प्रश्न जो आपसे इसमें पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इस आईआईपी इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो इसे जारी करता है सीएसओ। यहाँ पे ये सीएसओ है, ठीक है, अर्थात हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, मंत्रालय नहीं है, कार्यालय है। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि क्या ये मासिक रूप से जारी किया जाता है, क्या 2 महीने में जारी किया जाता है या तिमाही? तो बिल्कुल भी नहीं, है मासिक जारी किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर 2011-12 है। आप में से कई सारे बच्चों को ये आधार वर्ष का मतलब नहीं समझ में आता होगा, तो यहाँ पे हम जल्दी में आपको थोड़ी सी बातें बता दें। आधार वर्ष का क्या मतलब होता है? इसका मतलब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे कि जनवरी में चीनी का रेट था मान लीजिए 36 रुपये। ठीक है, हम ये मान के चल रहे जनवरी में चीनी का रेट था 36 रुपये। ठीक है, फरवरी में चीनी का रेट हो गया 40 रुपये। ठीक है, मार्च में चीनी का रेट हो गया 45 रुपये। ठीक है, और अप्रैल में चीनी का रेट हो गया 38 रुपये। इतने मान लीजिए प्राइस आ गए हमारे पास 4 महीने में। ठीक है, ऐसा ही हम ये मान कर चलते हैं कि इतने ही प्राइस आ गए प्रत्येक वर्ष में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर प्रत्येक वर्ष में ऐसा ही रेट का ऊपर नीचे होता रहेगा तो हम कोई चीज़ फिक्स रेट पे तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, ना सबसे ज़्यादा और ना सबसे कम, एक बीच के मध्य पॉइंट को उसको बेस बना लेती है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर वो बेस बनाएगी तो 40 रुपये को बेस बनाएगी। ठीक है, अब उसने 40 को जब बेस बना लिया, अब 40 से अगर प्राइस ऊपर हुए अर्थात 45 तो कहा जाएगा महंगाई बढ़ गई। ठीक है, अगर 40 से प्राइस कम हुए तो कहा जाएगा महंगाई कम हो गई। समझ रहे हो? अगर सरकार ने मान लो 36 अपनाया तो दूर से दिख जाएगा कि अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है, 45 में तो और ज़्यादा दिखेगी। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझना, पहले जो इसका बेस ईयर होता था वो 2004-05 होता था। ठीक है, 2011-12 क्यों किया गया होगा? क्योंकि 2004-05 में जो प्रोडक्शन होता था, जो उसकी कॉस्ट होती थी काफ़ी कम होती थी। ठीक है, लेकिन 2011-12 में इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और जब हम 2020 में कोई मेज़रमेंट करेंगे तो सोचो जो 2004-05 में हमें 10 रुपये की चीज़ मिलती थी वही चीज़ 2020 में हमें 100 की मिल रही। तो हम 10 से जब देखेंगे तो हमें दिखेगा 90 रुपये महंगे हो गए। तो सरकार चालाकी करती है। सरकार क्या करती है, इस बेस ईयर को ही बदल देगी। अर्थात सरकार ने क्या किया, मान लो यहाँ पे चेक किया कि अच्छा ये 60 रुपये बेस ईयर पे आ रहा है, तो सरकार ने इसे मान लिया। अब आप क्या कहोगे, अच्छा 40 रुपये ये तो बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े। समझ गए? मतलब आपको मूर्ख बनाने के लिए सरकार बेस ईयर को ही बदल देती है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको अगर समझना है तो जब हम आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको कवर कराएंगे। हालांकि इंडियन इकोनॉमी हमने एक बार आपको कवर करा दी है, बट दोबारा जब कराएंगे तो आप वहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी जो खास बात है कि जो भी पॉलिसीज़ हमारे देश में बनती हैं उन पॉलिसीज़ में चाहे वित्त मंत्रालय हो या आरबीआई हो, वो लोग भी इसका उपयोग करते हैं। जीडीपी को मापने में भी काफ़ी सहायक होती है। मतलब 2 माही और तिमाही में जब हम नहीं देखते हैं कि जीडीपी ऊपर हो रही, जीडीपी नीचे हो रही, तो उसमें भी ये अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन्हीं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सीएसओ के द्वारा 8 इंडस्ट्री को काउंट किया जाता है। ध्यान देना, और उन्हीं 8 इंडस्ट्री को कहा जाता है मोटे तौर पर कोर इंडस्ट्री। अब क्लियर हुआ? तो अब कोर इंडस्ट्री क्या होती हैं अब इन्हें समझते हैं।
8 होती हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेता है कि कोर इंडस्ट्री में कौन सी शामिल है और कौन सी शामिल नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 8 भाई साहब वो कौन कौन है। तो जैसे पहली रिफाइनरी, दूसरी बिजली, तीसरी स्टील, चौथी कोयला, पांचवी कच्चा तेल, छठी प्राकृतिक गैस, सातवीं सीमेंट, आठवीं उर्वरक। ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, लगभग 2 से 3 बार यूपीएससी ने आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया है। क्लियर? अब 2 से 3 बार आपसे पूछा तो आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। वेटेज का मतलब भार कितना है। ठीक है, जैसे रिफाइनरी का लगभग 28 समथिंग के आसपास है, 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना है। बाकी का सबका अलग अलग है, हो सकता है इसका 20 हो, वो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है रिफाइनरी का, पहला तो आप ये क्वेश्चन याद रखना। दूसरा जो आप क्वेश्चन याद रखोगे वो ये सबसे कम उर्वरक का। ठीक, हमने आपकी सुविधा के लिए इसमें क्या किया है कि इसको अवरोही क्रम में लगा दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, अवरोही का मतलब ये होता है घटते क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अगर कहा जाए कि आरोही क्रम क्या है तो सबसे पहले उर्वरक आएगा, फिर सीमेंट, फिर प्राकृतिक गैस, फिर कच्चा तेल। ठीक है, अवरोही में उल्टा होता है, मतलब सबसे ज्यादा फिर सबसे कम। तो रिफाइनरी का वेटेज सबसे ज्यादा है, इस पर भी यूपीएससी ने आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आईआईपी की मदों का 40.27% यहाँ पे टोटल होता है। ये आपसे नहीं पूछता है, बस आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमाएगा। तो आप ये कोर इंडस्ट्री पूरी 8 की 8 याद कर लें, इनका क्रम याद कर लें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला आर्टिकल यहाँ पे क्या है, पेंगोलिन। कई बार ऑलरेडी हमने आपको पेंगोलिन को पढ़ाया है। ठीक है, तो वास्तव में 8 जो प्रजातियां पेंगोलिन की पाई जाती हैं उनमें 2 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं, खासतौर पर इंडियन और चाइनीज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आईयूसीएन में पेंगोलिन का क्या स्टेटस है, इंडेंजर्ड है जो कि इंडियन की है। चाइनीज वाली का क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब देखो याद करने की क्या सुविधा होती है, इंडिया इंडेंजर्ड, ठीक है, चाइनीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्यों, सी ऐसे याद किया करो, इसी को बोलते हैं हुकिंग टैग। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। थोड़ा सा जो नए बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं उनको बस मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पेंगोलिन होती है वो एक तरीके के छोटा सा जीव होता है। वो क्या करती है, वो चींटी को खाती है। ठीक है, चींटी को खाती, साथ ही इसके शरीर पर ऐसे सल्क बने होते हैं, मतलब नुकीले टाइप के, ऊपर खुदड़े खुदड़े सल्क बने होते हैं। ठीक, वो सल्कों का ही उपयोग किया जाता है वास्तव में दवा निर्माण में। और ये जो दवाएं बनती हैं वो जैसे आपका रिवाइटल कैप्सूल हो गया, ठीक है, शिलाजीत कैप्सूल हो गया, या अन्य जितनी भी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने वाली या उत्तेजक वर्धक यानी कि बॉडी में फास्ट एनर्जी लाने के लिए जो दवाएं होती हैं उसके लिए यहाँ पे पेंगोलिन का शिकार किया जाता है अवैध रूप से, इसीलिए ज़्यादा चर्चा में रहती है। ठीक है, अगला आर्टिकल है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है, तो आप बता देना कि साहब इसे दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार में बनाया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है ऊधम सिंह। ऊधम सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ें कि ऊधम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। प्रश्न उठता है गदर पार्टी कौन थी, तो 1913 में सोहन सिंह भाखना ने इसे सैन फ्रांसिस्को में गठित किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को में यानी कि अमेरिका में। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। आपको पता होना चाहिए कि जनरल डायर वही दुष्ट क्रूर आदमी है जिसने 1917 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो ऊधम सिंह बड़े नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा था कि इसको तो सबक सिखाएंगे ही। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, अभी यहाँ पे मॉडर्न इंडिया यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो उसी का सम्मेलन था। उसी सम्मेलन के दौरान जनरल डायर को मार दिया। ठीक है, खास बात क्या है कि ऊधम सिंह अपने आप को मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से कहलाते थे। जब इनसे पूछा गया कोर्ट में कि आपका नाम क्या है, बोलते मेरा नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। ठीक है, तो इससे कहा जाने लगा ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत ही बड़े प्रतीक हैं। ठीक है, आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन तो मुश्किल ही है जो पूछे, लेकिन इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगली खास बात है मिनरेविया पेंटाली। ये मेढक की एक प्रजाति है। वास्तव में देखो पेंटाली नाम नहीं था, दीपक पेंटल नाम के जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने इसकी खोज की, तो इसलिए इनका नाम रख दिया गया पेंटाली। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
अब अगला आर्टिकल है हमारा पश्चिमी घाट को लेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया और हमेशा आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। खैर देखते हैं फिर भी क्या है पश्चिमी घाट। यह एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। अर्थात आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि कितने राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, तो आप बता देंगे साहब ये 6 भारतीय राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, यही इनका क्रम है, यही आपको याद रखना है। ठीक, अब खास बात आपको ये बता दें कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था कि 5 राज्यों में पश्चिमी घाट विस्तृत है, 5 राज्यों में हिमालय विस्तृत है और 2 राज्यों में क्या है? पुलिकट लेक। ठीक है, तो पुलिकट लेक वाला ही जिस बच्चे को पता था तो वो ये आंसर सही कर लेता। ठीक है, अब आपको हम एक बार अपना दिखा देते हैं मैपिंग, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो जैसे ये आप देख रहे हो प्यारा भारत है हमारा। ठीक है, अब प्यारे भारत में आप ये देख सकते हो गुजरात, ये आप देख सकते हो महाराष्ट्र, ये आप देख सकते हो गोवा, ये कर्नाटका, ये केरला और ये छोटा सा हिस्सा तमिलनाडु का। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलता है। ठीक, इतनी बातें। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे उसने ऑप्शन में दिया था वो क्या दिया था? वो ये आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहीं पे इसने क्वेश्चन आपको घुमा दिया था। तो यहाँ पे हम आपको 1 मिनट, हाँ इस जगह पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो बॉर्डर है। ठीक है, ये पट्टी दिखाई पड़ रही, ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश, नीचे क्या? तमिलनाडु। तो यही इसने क्वेश्चन पूछा था कि पुलिकट लेक 2 राज्यों में विभाजित है। तो आप बता देंगे। और आप में से जिन बच्चे हिस्ट्री हमारे साथ पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हिस्ट्री मैपिंग में हमने यहीं से आपको एक लाइन ड्रा भी करवाई थी। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप पुलिकट लेक रामसर साइट में शामिल हैं। ऑलरेडी हमने आपको इसकी लिस्ट प्रोवाइड की है, तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। ठीक है, यूनेस्को का धरोहर स्थल है पश्चिमी घाट, भारत का ग्रेट एस्कॉर्पमेंट। ठीक है, कहा जाता है इसे। साथ ही ये हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है। ठीक है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्या होते हैं ऑलरेडी हम आपको इन्वायरमेंट में पढ़ा चुके हैं, साथ ही हम आपको फिर से इन्वायरमेंट में पढ़ाएंगे। ठीक है, वो स्पॉट जहाँ पे जैव विविधता का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है उसे ही हम कहते हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट या कहें हॉट स्पॉट। ठीक है, भुवनेश्वर शहर देश का पहला 100% टीकाकरण वाला शहर बन गया। आपसे पूछेगा नहीं, बट फैक्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है कोंगरा ला क्षेत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोंगरा ला क्षेत्र कहाँ का है? तो सिक्किम का है। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि खंबा दाजोंग क्षेत्र कहाँ का है? तिब्बत का है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे चाइना के साथ में इंडिया का डिस्प्यूट फिर से शुरू हो गया है ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर पर चाइना ने बताया है, अनाउंस किया है कि हम दुनिया का सबसे ऊंचा डैम बनाएंगे। तो इससे इंडिया को और बांग्लादेश को दिक्कत होगी, तो इसीलिए उसी से संबंधित बातचीत के लिए इन क्षेत्रों में मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पता करना, बस क्षेत्र याद है। अगला आर्टिकल है मद्रास विधानसभा के 100 ईयर्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा सर मद्रास नाम तो हमने सुना ही नहीं है, लेकिन हमने सुना तो था इसे केवल आज़ादी के समय, अब तो मद्रास नाम का कोई है नहीं। तो बिल्कुल सही आप बात कह रहे हो। तो मद्रास हो, बम्बई हो और बंगाल हो, ये अंग्रेजों की उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी। ऑलरेडी मैंने आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो वास्तव में उसी प्रेसिडेंसी में जब होती थी तो उस समय 1919 का अधिनियम आया था जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड गवर्नर थे। ठीक है, जो भी पहले होता है वो सचिव होता है, जो बाद में होता है वो गवर्नर होता है। ठीक है, भारत शासन एक्ट 1919 जब आया था तो उसी में 1921 में मद्रास में विधान परिषद का गठन हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ था, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत। इसीलिए आपने देखा होगा स्वराज पार्टी के लोगों ने क्या कहा था कि हम चुनाव लड़के देश में संवैधानिक परिवर्तन लाके देश को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, वो मॉडर्न इंडिया की कहानी है। अभी बस हम आपके दिमाग में थोड़ा सा छिटपुट डालने की कोशिश किए हैं, बाकी मॉडर्न इंडिया जब पढ़ाएंगे तब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रही बात 1919 के अधिनियम की, 2021 के प्रीलिम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 1919 में इसने नहीं पूछा तो 1935 में जरूर पूछेगा। और दोनों में सिमिलरिटीज है, दोनों में डिफरेंस है। 1919 के अधिनियम की खास बात क्या है कि प्रांतों में द्वैत शासन की बात की, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की बात की और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। कई सारे बच्चे इस द्वैत शासन पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें वास्तव में भारत में 3 तरह के द्वैत शासन आए थे, या कहें 3 बार द्वैत शासन आया था।
पहला जो द्वैत शासन था वो 1764 के दौरान आया था, जब बक्सर विजय हो गई थी। उस द्वैत शासन को का क्या क्या मतलब था? उस द्वैत शासन का मतलब ये था कि जो दीवानी का अधिकार था वो कंपनी को प्राप्त हो गया था, जो निजामत का अधिकार था वो नवाब को प्राप्त था। यानी कि रेवेन्यू की वसूली कंपनी करती थी और प्रशासनिक जो दायित्व होता था वो वहाँ के नवाब को बंगाल के करना होता था। ठीक है, एक तो ये द्वैत शासन था। दूसरा जो द्वैत शासन आया था वो कब आया था? इस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था 1773 में। ठीक है, दूसरा जो द्वैत शासन शुरू हुआ था वो आया था 1784 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें कंपनी के कार्यों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया और दो पद बनाए गए या दो बोर्ड बनाए गए। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? व्यापारिक गतिविधियों को देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे? प्रशासनिक गतिविधियों को देखते थे। ठीक है, इस व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? इस व्यवस्था को समाप्त किया गया 1858 के अधिनियम के दौरान। तो दो द्वैत शासन आपके समाप्त हो गए ना। तीसरा द्वैत शासन आया था ये प्रांतों में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें विषयों का हस्तांतरण हुआ था। मतलब जो विषय आज हम पढ़ते हैं ना, संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, वैसा ही एक छोटा सा इसका स्वरूप था कि दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित का मतलब जो गवर्नर जनरल के अधीन होते थे, और हस्तांतरित का मतलब जो लोकल वहाँ की जो भी प्रशासन में आते थे चुन के लोग, उनको। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो भी इसमें आपके हस्तांतरित विषय होते थे वो कौन से? साफ सफाई करवाना, ठीक है, गांव की सफाई करवाना, ठीक है, लोगों को ध्यान में रखना, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखना, ये चीज़ें होती थी। मतलब सेवा का काम ज़्यादा होता था। लेकिन जैसे पुलिस है, रेवेन्यू की वसूली है, वो सब आरक्षित विषय होते थे। ठीक है, तो आप समझ के यूपीएससी ने आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रांतों में द्वैत शासन से आशय था। ठीक है, तो विषयों का दो भागों में विभाजन, इतनी बातें आप समझ गए। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाकी हम मॉडर्न इंडिया जब आपको कवर कराएंगे तो वहाँ पे हम जीएस में आपको पूरा बेहतरीन तरीके से कहानी के फॉर्म में कंप्लीट कराएंगे और आप चीज़ें तब और अच्छे से समझ पाएंगे। आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है उमलिंग ला दर्रा। उमलिंग ला दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसमें बीआरओ जो कि हमारा क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रेल रोड का निर्माण किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा सकता है, इतनी ऊंची इसने एक तरीके की रोड बनाई है। ठीक है, ऊंचाई पे लद्दाख में। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपने देखा होगा एक दो दिन से यूट्यूब पे वायरल हो रहा है कि दो बच्चे प्रयागराज से स्कूटी से पहुंच गए लद्दाख सियाचिन। ठीक है, तो वो इसी रास्ते से गए थे। क्लियर? तो इसलिए भी चर्चा में प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत बीआरओ ने इसे बनाया है। ठीक है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट हिमांग क्या है, तो आप बता देना सड़क निर्माण से संबंधित है, अर्थात जम्मू और लद्दाख के रीजन में सड़क निर्माण से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देना। बीआरओ क्या है इस पर हम कभी डिस्कस करेंगे डिटेल से, आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम यहाँ पे आपको ये बता दें, बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ना कि परिवहन और सड़क मंत्रालय के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास या आज के जितने भी आर्टिकल हैं वो पसंद आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि हाँ किस तरीके से हमें करंट को पढ़ना होता है। मिलते हैं अपने 6 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत।